में आप जानोगे कि गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो उसी एजुकेशन पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ये एपिसोड 5 है। तो क्योंकि जैसे मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज पूरी वीडियो में बने रहिए। हो सकता है ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आज जो आपको थॉट प्रोसेस मिलेगा वो हाईएस्ट लेवल का थॉट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो बात मैं करूँगा रॉबिन कियोसाकी की एक बुक है, उसमें थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर होगा कि कौन से लोग हैं जो लाइफ में खुश रह सकते हैं और कौन से लोग हैं जो खुश नहीं रह सकते। इसमें क्या होता है, उन्होंने 4 खांचे, इसको बोलते हैं कैश फ्लो बुक। उन्होंने 4 खांचे 4 बनाए। उन्होंने एक साइड लिखा हुआ है ई, नीचे एस और राइट साइड ऊपर बी और नीचे डाउन। मैं आपको वीडियो के साइड में ये फ़ोटो लगाऊंगा, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो ई एस बी और ई, ठीक है, ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो क्या एग्जांपल देते हैं कि ई का मतलब होता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मतलब उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो उनके पास पैसा चाहे जितना मर्जी आ जाए, जो जॉब करते हैं लोग, लेकिन उनको क्या कि प्रॉब्लम क्या आएगी कि टाइम की कमी रहेगी। लाइक वो क्या कि अगर अपना टाइम देंगे तो तभी पैसा बना पाएंगे, नहीं तो जब वो फिज़िकली जब वो प्रेजेंट नहीं है तो वो पैसा नहीं बना सकते। इसी तरह क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयज़ के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा इसके बारे में, फिर मैं आगे जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करके इसकी प्रॉपर एजुकेशन लेके हम कैसे अमीर बन सकते हैं। हमें सिर्फ टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हम लोग पैदा कैसे जैसे अभी मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है एस बोलते हैं। वो एस में मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज़। सेल्फ एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो दुकानदार हो गए, जो सुबह घर से निकलते हैं और गल्ले पे बैठते हैं, चाहे वो जितना मर्जी पैसा बना लें। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि 11-11 बजे भी अपनी दुकान से आते हैं और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उनको अर्ली होती है कि हम जल्दी से जल्दी जाके अपनी दुकान को खोलें, है ना। तो वो भी जब गल्ला छोड़ते हैं तो उनके क्या है कि पीछे से जो नौकर लोग हैं वो उन लोगों को कुछ ना कुछ चिट्ठी डाल देते हैं, है ना। तो वो लोग भी क्या है, जब तक गल्ले पे बैठे हैं तब तक काम चलेगा, नहीं तो फिर वो क्या है, वो भी अपनी फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को वो सब टाइम नहीं दे पाएंगे, कुछ प्रोडक्टिव जो है वो नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको गल्ले पे बैठना, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज़, जो अपना काम करते हैं लोग। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि तीसरे टाइप के लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए जो भी काम करते हैं, वो तीसरे टाइप के लोग होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन से लोग, वो छोटे बिजनेस की बात नहीं करते, वो बिजनेसमैन वो कि अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो, अगर प्रेजेंस नहीं हो, आप किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी जाते हो, पीछे से आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलता रहे। ठीक है, बिजनेस तो आपने ऐसी टीम बिल्डअप कर ली, अपने से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आपने अपनी टीम में रखे हुए हैं जो कि आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, और ऑटो पायलट पे आपका पूरा अपने एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने बनाया हुआ कि कैसे ये काम ऑटो पायलट पे कौन कौन सा किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप टाइम टू टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहेगा और आपका बिजनेस जो है ग्रो करता रहेगा। इसमें क्या होगा कि जब आप फिजिकली फ्री हो जाओगे, माइंडली फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप प्रोडक्टिव टाइम जिसको बोलते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल होता है कि जो आपके 20% काम है वो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, और जो आपके 80% काम है वो आपको 20% रिजल्ट देते हैं। तो वो जो लोग हैं इफ़ेक्टिव टाइम अपना जो 20% का टाइम है ग्रोथ में, कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, क्या क्या नई पॉलिसीज़ आनी है, उस पर काम कर सके। ठीक है, तो उन लोगों के पास हमेशा टाइम ही टाइम होता है, वो जहाँ भी चले जाए उनका जो है पीछे ऑटो पायलट पे काम करता रहता है। ठीक है, तीसरे तरह के लोग हो गए। अभी फोर्थ टाइप के लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए होते हैं, उनको वो उन्होंने बोला आई से। तो उस आई से मतलब है कि इन्वेस्टर। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे पास पैसा है, हमारा पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए, ना कि हम अपने पैसे के लिए काम करें, है ना। क्योंकि लाइफ का एक, जब हम बर्थ से लेके डेथ तक हमारे पास बीच में टाइम है, तो वो टाइम ही हम अगर पैसा कमाने में दे दें सारी ज़िंदगी, तो फिर हमने किया क्या यार, है ना। कुछ टाइम ठीक है, हम वो बोलते हैं कि अगर यहाँ हम इसमें हमारा तो कुछ हाथ है नहीं कि हम किस उसमें में पैदा होते हैं। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉयज़ बने या सेल्फ एम्प्लॉयज़ बने, आप किसी भी सिचुएशन में हो अभी, फिर भी आप उस सिचुएशन से आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो मेरे
केस में क्या हुआ कि बिजनेसमैन बनने के लिए फिर और बहुत सारी टेंशन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपको बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत सारा टाइम भी लगता है, एजुकेशन लगती है, और बहुत सारा माइंडसेट उसके पीछे है ना, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन मेरे लिए ईजी क्या था, इन्वेस्टर बनना। तो उसी से मैंने जब अपना जॉब ज्वाइन किया, जब अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने अपनी स्टोरी बताई है कि मैंने कैसे अपने आप को ग्रो किया और प्रॉपर एजुकेशन ली मैंने कि फ़ाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज़ होती है और कितने पैसे में फ़ाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना कोर्सपोर्ट होना चाहिए आपके पास, है ना। तो फिर उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा टारगेट था कि मेरे पास 1 CR होना चाहिए और मंथली जो मेरी इनकम है 2 लाख के आसपास। तो फिर जो है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्योंकि नीड पूरी की जा सकती है, ग्रीड कभी इंसान की पूरी नहीं की जा सकती। तो उस हिसाब से मैंने अपनी नीड डिफाइंड की कि मेरी क्या क्या नीड्स है और उससे ज़्यादा मेरे को कितना क्या चाहिए उस हिसाब से। तो फिर मेरे को यही था कि 1 करोड़ और 2 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। ओके, मैंने एजुकेशन ली। तो फिर उसमें हम कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग का प्रॉपर रूल है कि 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए कि जैसे बिजनेस कर सकते हो आप। बिजनेस में आपको काफ़ी सारी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। आपके पास आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब में हो तो आप प्रॉपर एक रूल बना सकते हो कि मेरे को 20% अपने जो इनकम है उसका इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10,000 लेते हो तो उसका 20% जो भी 2,000 रुपीज़ बनता है। अगर आप 1 लाख रुपीज़ लेते हो तो आपका 20,000 बनता है, ठीक है। इसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि यार पहले मैं पूरे खर्चे निकालता हूँ, फिर जो मेरा बचेगा फिर उसमें मैं 20,000 निकालूंगा। ऐसे नहीं करना। जैसे सैलरी आती है यही सोचना कि मेरी 80,000 ही सैलरी आई है, या फिर अगर 10,000 हो मेरी 8,000 ही आई, 2,000 मेरे कट गए कहीं ना कहीं, तो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी बात आती है इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो उसमें भी प्रॉपर बंदा ये नियम है यार, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो क्या होता है कि जो FDs हैं, FDs आपको 6 से 7% तक का रिटर्न देती हैं, जो कि बहुत कम है और वो महंगाई भी बीट नहीं करती। लेकिन फिर भी क्या कि अगर आपके पास है स्पेयर मनी तो आप FD की तरफ ही जा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, ये साइंस है पूरी जो कि पिछले 50 साल से इन्होंने कितना रिटर्न दिया और होपफुली आगे भी वैसे ही देते रहेंगे। और क्या बोलते हैं, आगे आने वाले टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत ग्रोथ है। फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आ रहे हैं क्योंकि हमारी यूथ पॉपुलेशन है। तो उसको देख के, जैसे कि थोड़े 10-15 साल पहले यही पॉपुलेशन जो है कि जापान की थी, तो सारे इन्वेस्टर जापान की तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं सारे, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जंग है और इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करने वाली है अभी। तो सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने ये स्टडी की रहती होती है कि जो कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली होती है कंट्री, उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है और हमारे ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। तो आने वाले टाइम पे जो 20 ईयर है, इसमें हमारे जो स्टॉक्स मार्केट है उसकी बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं। और अगर आप पीछे से भी देखोगे 40 साल से, तो जो हमारा निफ्टी और सेंसेक्स है उसने भी अराउंड 20 से 25% का जो है रिटर्न दिया। CAGR बोलते हैं इसको, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होती है ना, जो कंपाउंडिंग लगता है, उसको 8वां अजूबा बोला गया। 8वां अजूबा मतलब 7 अजूबे तो 8वां अजूबा, क्योंकि जो टाइम अगर आप जिसको ज़्यादा देते हो ना तो वो आपका मल्टीप्लाई करती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि क्या होता है कंपाउंडिंग का। जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो अगर आपको 20% मिला तो आपका 1 ईयर में बना 1,20,000। इसी तरह जब आपको फिर 20 नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो फिर आपको मिलेगा 1,20,000 के ऊपर, तो आपका जो बना वो बन जाएगा 2,42,000। ओके, इसी तरह आगे कंपाउंडिंग करते जाइए तो आपको रिजल्ट दिखेंगे 15-20 साल के बाद, इतने तगड़े रिजल्ट कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने बात की FD की। नंबर 2 पे आ जाते हैं। सिक्योरिटी की बात होती है, क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। हम लोगों ने ये सुना होता कि यार स्टॉक मार्केट बड़ी रिस्की है और क्या बोलते हैं ये पैसा डूब जाता है। हमने कहीं से सुना होगा, क्योंकि हम ब्रोकर के थ्रू खेलने की कोशिश करते हैं, वो पैसा डूबता है, उसकी अलग कहानी है। तभी मैं बोलता हूँ कि तगड़ी बेस्ट एजुकेशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन किसके बारे में कि इन्वेस्टिंग है क्या और काम कैसे करती है, क्योंकि फंडामेंटल अगर आप देखना जानना चाहोगे, क्या होता है कि हमेशा बंदा पजल होता है, प्राइस को देख के लेना, डाउन ऊपर होते को देख के लेना ना, उसमें बंदा हमेशा फंसता है। और कभी भी लालच में आके या फिर फेयर में आके बंदा बाय सेल करता है, उसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो वो काम नहीं करना है। आपने नॉर्मल लेना कि ये कैसे काम करती है और कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि
लगातार पीछे से वो अच्छे रिटर्न देते आ रहे हैं यार। तो इसमें और एक एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं कि हम अपने ना, जब भी हमारे पास पैसा होता है हम अपने फैमिली रिलेटिव्स, वो लोग जिन्होंने पता नहीं कितने पैसे डुबोए होते हैं, उन लोगों को पैसा दे देते हैं ट्रस्ट करके, जो कि हमें मिलने के बड़े कम चांसेस होते हैं। लेकिन हम जो इंडिया के, जहाँ इस कंट्री के जो टॉप प्लेयर्स हैं यार, जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, है ना, रतन टाटा जी हो गए, या और भी ऐसे अंडानीज हो गए, ऐसे बहुत सारे, HUL हो गया, कोलगेट हो गया, जो कब से चलते, बचपन से चलते आ रहे हैं, बजाज ऑटोज हो गया, मारुति सुजुकी, मारुति की होगी अपना, मारुति के शेयर हो गए, है ना। हम कारें लेते हैं तो हमें कितना ट्रस्ट है कि यार मारुति की कार की बढ़िया चीज़ है ये, तो हम उनके स्टॉक्स हो गए, बुलेट मोटरसाइकिल है, MRF का टायर है, ये ऐसी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने मतलब कि यार मैं बोलता हूँ अनएक्सेप्टेड जो रिटर्न है लोगों को दिए बना के, है ना। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं समझ आता तो निफ्टी 50s ले लो, जहाँ सेंसेक्स में होता है उसमें 30s है, वो वाली कंपनीज इनमें लगा लो। उसमें ETF होता है जो क्या बोलते हैं, इनके ETF मिलते हैं म्यूचुअल फंड, तो आप वो ले सकते हो सिंपल, जो कि आपको 20 से 25% की ग्रोथ तो देंगे, ये प्रोडिक्टेड है। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि अगर लॉन्ग टर्म पे अगर 15% भी ले लेते हो ना, तब भी बहुत बड़ा कंपाउंडिंग बनता है। मैं आपको कैलकुलेटर पे किया हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1000 रुपया भी पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका जो है 25 साल के अंदर अंदर आपका 1 करोड़ रुपये बन जाता है 1000 रुपये के साथ ही। अगर 2000 रुपये करते हो तो उसके साथ अलग है, वो आपको कैलकुलेटर आप देख लेना कहीं भी प्ले स्टोर में सर्च करके कि SIP कैलकुलेटर या फिर लमसम कैलकुलेटर करके आप देखोगे ना, तो उसमें अगर आप 10 लाख रुपये लमसम भी इन्वेस्ट करते हो तब भी आपके 15 साल 16 साल में 1 करोड़ रुपया के आसपास बन जाते हैं। तो वो ये होता है कि इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, तो इसमें श्योरिटी नहीं है, पता चले कि जैसे मैंने 15 साल बोला, तो आप अगर भूल जाओगे तो 15 साल में जाके देखोगे तो उस टाइम पे हो सकता है देश में लड़ाई के हालात हों, तो उस टाइम मार्केट बिल्कुल डाउन हो, तो उस टाइम नहीं देखना। जैसे अगर आपका पहले टारगेट अचीव हो जाता है तो पहले ही उसको निकाल लेना कि मैंने 1 करोड़ का टारगेट रखा, हो सकता है आपका 10 साल में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 15 साल लग जाए, ठीक है। तो ये था स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो सेफ़ हैं वो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं इसमें शेयर मार्केट में, जो कि आपको 8 से लेके 11% तक के रिटर्न दे देते हैं। वो फिक्स है, वो कोई भी लड़ाई लगे, कोई कुछ भी हो जाए, वो 8% से नीचे नहीं आते, और ऊपर जो है वो जितना भी बड़े मार्केट 11% से ऊपर नहीं जाते, 10-11% से, पर ये सेफ़ है, काफ़ी सेफ़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गोल्ड में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो डिजिटल फॉर्म में, ना कि फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या है कि आपको 3% इसे लेकर 3% का जो रिटर्न है एनुअली, वो आपको क्या बोलते हैं इसमें मिलता रहता है जब तक आपका गोल्ड ना बढ़े। तो जो गोल्ड है उसका भी अगर पीछे से देखा जाए तो उसने भी 8 से लेके 12% तक का, जब से गोल्ड का हुआ है ना, तब से लेके 8 से लेके 12% तक का CAGR उन्होंने दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो गोल्ड में भी सेफली आप इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में। और एक और वर्टाइल बहुत है, पर क्रिप्टो करेंसी है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल का रिस्क है, लेकिन वो भी रिटर्न है, तो फिर वो भी, क्योंकि जिसमें जितना रिस्क होता है वो रिवॉर्ड भी उतना होता है, तो वो रिस्की है काफ़ी। तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी चलती रहती हैं। अभी इंडिया में यहाँ रेगुलर और अनरेगुलर का कुछ कभी कहानी नहीं, तो ज़्यादा बेटर यही है, मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट की तरफ जाओ आप। और अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न लेके आए हो तो मिड कैप की तरफ जाना ज़्यादा बेटर है मेरे पास, क्योंकि जो मिड कैप वाली कंपनीज है उनके पास स्कोप होता है कि वो लार्ज कैप की तरफ बढ़ती हैं। जो ऑलरेडी लार्ज कैप हैं, जैसे रिलायंस होगी, TCS हो गया, IT कंपनीज होगी, HUL हो गया, तो ये क्या है, बहुत बड़े हाथी हो चुके हैं, इनको हिलाना बड़ा मुश्किल है कि ये पीछे भी बहुत कम आते हैं लेकिन आगे भी बहुत स्लो बढ़ते हैं, लेकिन ये है कि कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, और 15 से लेके 20% तक का रिटर्न वो भी दे देते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप, लंबा थोड़ा सा टाइम है तो आप इसमें जा सकते हो, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, जो कि मिड कैप के हैं। अगर डायरेक्ट भी देखने हैं तो 5-7 म्यूचुअल फंड आप अपना रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेंगे कि कौन से बेस्ट स्टॉक हैं जो कि मिड कैप के, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उसमें करके काफ़ी अच्छी जो है रिटर्न पा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैंने अचीव करना था, मेरे को क्या था कि 17 ईयर का टारगेट था मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि स्टॉक मार्केट का थोड़ा नॉलेज लिया, इतना नहीं था, मैं डरता था उसमें, क्योंकि एजुकेशन का बैकग्राउंड भी इतना नहीं था, और हमेशा लोगों से कहानियाँ सुनी थी कि मेरा सारा पैसा स्टॉक मार्केट से डूब गया, ये हो गया,
कैसे मैंने 3 लाख लॉस कर दिए, 5 लाख लॉस कर दिए। मेरे भाई लोग जो ताए चाचा के लड़के थे वो भी इसमें इन्वेस्टर थे, तो वो उसके थ्रू खेलते थे, ब्रोकर के थ्रू। तो उन्होंने फिर इनको फ्यूचर ट्रेडिंग और ये सब ट्रेडिंग में क्या होता है कि लीवरेज लेके आप खेल सकते हो, तो उसमें लीवरेज के चक्कर में फिर वो जब लॉस होता तो वो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उस वजह से उनके पूरे पैसे चले गए, क्योंकि उनको तो ब्रोकरेज पे काम करना था ना। तो ये है, तो इसलिए बहुत सेफ़ एंड बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट का ये पर्पज स्टडी है यार। ये प्रॉपर आप कहीं भी सर्च कर लो, आपको पता चलेगा कि कितना मतलब कि बेस्ट इन्वेस्टिंग के क्या तरीके हैं, अमीर होने के क्या तरीके हैं यार। अभी बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई है यार इसकी कि कैसे आपको अमीर होना है। तो आज की डेट में हमारे पास इतना कुछ है यार, इतना उपलब्ध है, फिर भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए और अपने पैसा कमाने के लिए अपने यार फिजिकल एफर्ट पूरे करते रहे, पूरा माइंड को यूज़ ही नहीं किया, तो फिर वो दिहाड़ी लगाने वाले में तो हमारे में क्या फ़र्क है यार। चाहे आप कार पे जा रहे हो तो चाहे आप बाइक पे जा रहे हो, बस फ़र्क इतना ही है कि आप सुबह सूट बूट डाल के जाते हो, वो दिहाड़ी वाला बेचारा नॉर्मल कपड़े पहन के साइकिल पे जाता है। फ़र्क बस इतना ही है मेरी नज़र में तो, ठीक है। तो इसलिए मैं मानता हूँ वो गलत नहीं है। आप जॉब के लिए जाते हो, जाओ, लेकिन आपका टारगेट सेट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये फिज़िकल बॉडी है ना, ये हमेशा ऐसे ही काम नहीं करनी यार ये हमेशा बूढ़ी होनी है, हमने बीमार भी होना है, लाखों चीज़ें, वो सारी चीज़ें होनी है इस बॉडी के साथ। तो हमारा पैसा हमको पैसा बना के दे, चलो ऐसा करें हम कि जो हमारा पैसा हमें पैसा बना के दे, उससे बेटर चीज़ और कोई नहीं है यार। अगर मैं इतनी छोटी उम्र में 35 साल में अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, जो कि ज़्यादा पैसा भी कमाते होंगे। मेरे को तो आर्मी में जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मेरे को 8000 रुपीज़ मेरी सैलरी थी, तो तब मैंने स्टार्टिंग किया था 1000 से वो करना। तो जो लोग गवर्नमेंट के हैं उनके लिए पीपीएफ भी ठीक है। पीपीएफ का था कि अराउंड ये 8% के आसपास आपको रिटर्न देता है, तो उसमें भी अगर आप बने रहते हो ना, उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। तो 8% वैसे बहुत कम है, पर फिर भी कंपाउंडिंग होने की वजह से काफ़ी अच्छे रिटर्न दे देता है ये भी, अगर आप लॉन्ग टर्म पे करते हो ना काम। तो किसी भी अगर कोई आर्मी वाला ये वीडियो देख रहा है तो वो अपना एपी फंड भी करवाए तो ठीक है। और एपी फंड के जो तो हमारा करता है वो 2500 पहले करता था, आज पता नहीं 5000 करता आज। नहीं 20,000 कहाँ करता, मतलब कम से कम 25,000 के 2500 करता था, अभी 5000 पे बाय ऑर्डर है। तो अगर बाय ऑर्डर जितना है उतना रहने दो। अगर आपको अच्छे रिटर्न लेने हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, जो कि मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें जाओ। जितनी आप, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपको कि यार 17 साल, मतलब मैं 30 साल का बोलता हूँ, अगर 1000 रुपीज़ करते हो तो 30 साल आपको लगेंगे। 30 साल में 1 करोड़ 30-35 लाख के आसपास बनता है। तो 30-35 लाख रुपये आप छोड़ भी दो, अगर वर्टाइल होती है, ऊपर नीचे आती है, कम रिटर्न मिलते हैं, अगर मैंने 20 से लेकर 25% के बीच में रिटर्न एक्सेप्ट किए हैं, अगर उससे कम भी मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाँ सांस चढ़ गया वॉइल वॉकिंग आई एम टॉकिंग विद यू गाइस। तो उस हिसाब से रिटर्न मैंने एक्सेप्ट किए हैं। तो आपको थोड़ा 1-2 साल ऊपर नीचे भी लग सकता है, और अगर पहले हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ग्रो करनी है। तो यार फोकस ऑन इट यार गाइस। और इसकी प्रॉपर स्टडी है, ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, आप प्रॉपर एजुकेशन लोगे ना कि अमीर होने के क्या वो हैं, और जो अमीर हुए हैं पीछे उन्होंने क्या क्या रास्ते अपनाए हैं यार, बंदे बनाए नियम है प्रॉपर। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे गाइस, वो बहुत तगड़ी चीज़ है यार। इन्वेस्ट करो और पैसा बनाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने बनाया, मैं अभी फाइनेंशियल फ्री हूँ, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आते जाते हैं, जो मर्जी दिल करता है वो करते हैं, है ना। पर नीड पूरी होती है, ग्रीड पूरी नहीं होती है। अभी ग्रीड बोलोगे तो मैं बोलूँगा मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर भी लेना, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए फिर पूरी तरह गुलाम आपको होना पड़ेगा किसी न किसी के, जो गुलामी करते रहो, चलते रहो, और फिर एक दिन बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, पड़ जाओ बेड पे, और फिर पछताओ पीछे मुड़ के कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी का क्या कर लिया। इसलिए सिर्फ मंजिल हासिल करना ही ज़रूरी नहीं है, मंजिल को हासिल करने के लिए जिस रास्ते पे आप चलते हो ना, उस रास्ते को भी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना। तो आज की वीडियो आई होप 20 मिनट की हो चुकी है। तो एडिट करके कितनी मिनट की बनती है, 17-18 मिनट की। तो आज काफ़ी लंबी होगी। आई होप आपको अच्छा सीखने को कुछ मिला होगा। तो ये था एपिसोड 5। तो आगे एपिसोड 6 बनाऊंगा मैं, देखता हूँ उसमें और क्या चीज़ आपको सिखा सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।